नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज अजमेर में। जी साथियों, चौहान राजवंश चल रहा है और उसी चौहान राजवंश में हमने रणथंबोर के चौहानों को स्टार्ट कर दिया है। रणथंबोर में जो चौहान राजवंश की नींव रखने वाले या फिर संस्थापक या फिर स्थापना करने वाले गोविंद राज जी, और गोविंद राज जी पुत्र किनके हैं? वो है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। 1194 में वो क्या कर रहे हैं? चौहान राजवंश की स्थापना कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं जी? रणथंबोर में। रणथंबोर जगह कहाँ है? रणथंबोर जगह है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में जो रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक है वो कौन है? गोविंद राज। देखो, गोविंद राज अलग रहेंगे, गोविंद राय अलग रहेंगे। जब हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तब हमने उनके कुछ सहयोगियों की चर्चा की, कुछ सेनापतियों की चर्चा की। उन्हीं सेनापतियों में हमने एक पढ़ा गोविंद राय को, जो दिल्ली के थे। उनके मामा जी थे, वो थे गोविंद राय। जबकि गोविंद राज कौन है? गोविंद राज है जी उनके पुत्र। ठीक है, ये चौहान राजवंश चल रहा है। और चौहान राजवंश में चल क्या रहा है? कहां तक पहुंच गए हम पहुंच गए रणथंबोर के चौहानों तक। अजमेर के चौहानों को हमने पढ़ लिया। अजमेर के चौहानों से पहले हमने सपादलक्ष के चौहानों को भी पढ़ लिया, यानी सांबर या शाकंभरी के चौहानों को हमने अच्छे से विस्तृत पढ़ा है। इसी श्रृंखला को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। स्टार्ट हमने कर दिया है। देखना, अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखना। अहंकार कभी मत लेके आना शरीर में। अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही सदस्य के दो, सॉरी, एक ही परिवार के दो सदस्य है। कौन कौन? आत्मविश्वास और अहंकार। आपको रखना है आत्मविश्वास, अहंकार आपको रखना नहीं है। आत्मविश्वास और अहंकार ये दोनों सदस्य किनके हैं? एक ही परिवार के सदस्य रहने वाले हैं। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूं, वहीं अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। वहीं आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। वहीं अहंकार कहता है मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। इन दोनों में अंतर क्या है आपको पता है? इन दोनों में अंतर है एक ही चीज को लेकर। आत्मविश्वास की जो गूंज है ना, वो हमें सफलता तक ले जाती है, अपनी मंजिल तक ले जाती है। जबकि अहंकार की जो गूंज है वो हमें विनाश तक लेकर चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको विशेष रूप से याद रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का पढ़ाई को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना है कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जबकि आपको अपने ऊपर हल्का फुल्का बिलीव रखना है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और वेदांत क्लासेज हमेशा आपके साथ है, आपके सुख आपके दुख में हमेशा तत्पर रहेगी, आपके पीछे आपके आगे खड़ी रहेगी। ठीक है, अहंकार कभी मत रखना। जबकि रखना क्या है आपको? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की जो गूंज है वो आपको सफलता तक लेकर चली जाएगी। जबकि वही अहंकार की जो गूंज है आपका विनाश कर देगी। आपका विनाश नहीं होना चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए। और उद्धार में आपका क्या होना चाहिए? सफलता मिलनी चाहिए। आपको क्या मिलनी चाहिए? सफलता मिलनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे चौहान राजवंश को, और हम पढ़ रहे हैं रणथंबोर के चौहान। कहाँ के चौहान जी? रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहान वैसे हमने स्टार्ट कर ही दिया है। मैं कुछ थोड़ी दो बातें बता देता हूँ रणथंबोर के चौहानों के बारे में, थोड़ा रिवीजन भी अपना हो जाएगा। रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा गया है? संस्थापक कहा गया है गोविंद राज को। कौन से राज को? गोविंद राज को क्या कहा गया है? रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कहा गया है। 1194 में ये क्या कर रहे हैं? 1194 में क्या कर रहे हैं? चौहान राजवंश की स्थापना कर रहे हैं। चौहान राजवंश की स्थापना कहां पर? रणथंबोर में। ठीक है, हमने यह भी पढ़ा है कि यही गोविंद राज जी दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। यहां तक अपनी चर्चा हो गई। अब इनके बाद के शासक देखेंगे। इनके बाद में एक शासक होते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है जी? क्या नाम है? वाहलण देव। वाहलण देव। वाहलण देव।
गोविंद राज्य के बाद में यह शासक हुए, इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत से अपने आप को मुक्त करके शासन किया। कहने का मतलब इनसे पहले जो शासक हुए थे गोविंद राज्य, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर कार्य कर रहे थे, वहीं पर उनके विपरीत ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से मुक्त होकर शासन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की जो अधीनता थी उनको अस्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया, शासन किया। तो आपको क्या लिखना है इसमें, किस प्रकार से लिखना है वो जरा देखना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली सल्तनत से मुक्त होकर या फिर अधीनता अस्वीकार करके, अधीनता अस्वीकार करके शासन किया। इस बात को आपको अच्छे से उतारना है, नोट्सों में अच्छे से पिरोना है आपकी पंक्तियों के रूप में। ठीक है, इससे क्या होगा, दिल्ली सल्तनत से इनके संपर्क खत्म हो जाएंगे। तो ये भी लिख लेना, दिल्ली सल्तनत से संपर्क, कहने का मतलब किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखा, दिल्ली सल्तनत से संपर्क समाप्त कर लिए, समाप्त कर। अब एक जो राजवंश किसी बाहरी शक्ति, दिल्ली सल्तनत पर बाहरी शक्तियां राज कर रही थी, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उनके बाद मुगल, ये सारे बाहरी शक्तियां थी। बाहरी शक्तियों से मुक्त होकर कोई प्रदेश का राजवंश राज कर रहा है, तो बाहरी शक्ति तो यही चाहेगी कि भाई मेरे अधीन रहे, मेरी गुलामी स्वीकार करे, मेरे अधीन कार्य करे। जबकि वालन देव जी तो पूरा ही विपरीत कर रहे हैं। तो इसके विपरीत जो इनका ये निर्णय है, इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत इल्तुतमिश आक्रमण कर देता है। ये जरा इस प्रकार से, ये आपने उतार लिए होंगे, ठीक है। देखना जरा, इसके फल स्वरूप इस प्रकार से लिखना है, फल स्वरूप, आगे से उसी लाइन में, फल स्वरूप मैंने समझा तो दिया ही है। इल्तुतमिश ने, उस समय शासक कौन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का इल्तुतमिश हुआ करता था। इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण कर, कहां पर, रणथंबोर पर आक्रमण कर रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस बात को याद रखना। वालन देव क्या कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख रहे, संबंध समाप्त कर रहे हैं। वहीं इल्तुतमिश क्या चाहेगा कि ये मेरे अधीन कार्य करे, क्या करे, मेरे अधीन कार्य करे। कब करता है आक्रमण, आक्रमण अगर पूछ ले कि कब करता है, यह भी बता देना। 1226 में क्या करता है, आक्रमण करता है और रणथंबोर को अपने अधीन कर लेता है, रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये हमने देख लिया वालन देव के बारे में। कौन से देव, वालन देव। आगे देखना, इनके बाद में एक शासक हुए थे वाघ भट्ट। कौन से भट्ट, वाघ भट्ट। और इन्हीं वाघ भट्ट से पहले एक शासक हुए थे प्रहलाद। कौन से शासक हुए थे, प्रहलाद एक शासक हुए थे। वाघ भट्ट और वाघ भट्ट के बाद में, वाघ भट्ट से पहले एक शासक कौन हो रहे हैं, प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में इतना कुछ इतिहास में लिखा नहीं है, तो ये इंपोर्टेंट भी नहीं है। आपको इंपोर्टेंट है वो बताया जा रहा है वाघ भट्ट के बारे में। कौन से भट्ट के बारे में, वाघ भट्ट के बारे में। अगर क्रम पूछ ले, क्रम क्या पूछा जा सकता है, क्रम इसी प्रकार से रहेगा कि भाई साहब आप हमें यह बताओ वालन देव के बाद में शासक कौन हुए थे चौहानों में।
तो चौहानों में वालन देव के बाद में शासक होते हैं प्रहलाद, और प्रहलाद के बाद में शासक कौन हो रहे हैं? वाघ भट्ट। कौन से भट्ट जी? वाघ भट्ट। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब वाघ भट्ट क्या करते हैं, जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ ही लिया ना कि भाई वालन देव ने या वालन देव के समय इल्तुतमिश 1226 में क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। रणथंबोर के जो चौहान राजवंश के राजा थे, वालन देव पर आक्रमण करता है, और चौहानों का जो रणथंबोर था उसको क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता, उस पर अधिकार कर लेता है। अब जब उसने अधिकार कर लिया तो रणथंबोर है किसका? भाई रणथंबोर है किसका? इल्तुतमिश का। सीधी सीधी बात है। अब उसी इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद में एक अगला शासक बनता है, उसकी पुत्री बनी। पुत्री से पहले उसका रुकनुद्दीन नामक एक पुत्र बना था, हालांकि वो एक अयोग्य शासक था। कौन था? अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो क्या बनती है? प्रथम मुगल या मुस्लिम सुल्तान बनती है। अब वो जब सुल्तान बनती है तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी, प्रशासन की सारी जो व्यवस्था थी, वो गड़बड़ा गई थी। सारा का सारा प्रशासन अव्यवस्थित हो गया था। अब जब सारा प्रशासन अव्यवस्थित हो गया तो सीधी सीधी बात है, भाई आज हम अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, एक तो भाई घर में क्या होता है, एक व्यवस्था से घर चल रहा है, घर का शासन प्रशासन चल रहा है, ठीक है। अब किसी ना किसी प्रकार से घर में अव्यवस्था या अशांति छा गई तो बाहर वाले पड़ोसी भी अपने मजे लेंगे कि नहीं लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत गड़बड़ा गई थी। इसी गड़बड़ाहट में या फिर प्रशासन की अव्यवस्था में वाघ भट्ट क्या करते हैं? उन्हें रणथंबोर पर अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही क्या होती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो रही है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो गड़बड़ा गया, अव्यवस्था या अशांति का प्रसार हो गया, हवा छा गई, अव्यवस्था की हवा छा गई कि भाई साहब अब तो दिल्ली सल्तनत पर किसी ना किसी प्रकार या किसी भी कोई योग्य शासक है ही नहीं, एक महिला शासन चला रही है। तो व्यवस्था का अभाव था, व्यवस्था छाई हुई थी। तो उसी का फायदा उठाते हुए वाघ भट्ट क्या करते हैं? रणथंबोर पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रणथंबोर पर पुनः अधिकार करने वाला चौहान राजवंश का शासक कौन है, तो कौन रहेंगे जी? वाघ भट्ट। ये क्या करते हैं? मैंने इनसे पहले के शासक बता दिए। प्रहलाद के बारे में जरा इस प्रकार से लिखना, इनसे पहले प्रहलाद शासक हुए थे। ये लिख के लेना आपको, फिर आप बोलोगे कि हमें लिखवाया ही नहीं है। ये लिखवा रहे हैं। वाघ भट्ट क्या करते हैं? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या बन रहे हैं? मृत्यु के बाद बन क्या रहे? रणथंबोर पर उन्हें अधिकार करने वाले रणथंबोर के चौहान शासक थे। रणथंबोर के चौहान शासक थे। यहां तक आपको बात समझ में आई? ये बात जरा लिखनी है, आपको उतारनी है। ठीक है, देखो इन्हीं के बारे में हम आगे लिखेंगे। ये आपने उतार लिया, आगे देख रहा। इल्तुतमिश के बाद में माना जाता है कि रजिया सुल्तान, उसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन करके कुछ नाम था उसका, वो शासक बनते। व्यवस्था का अभाव था, व्यवस्था छाई हुई थी, प्रशासन को संभालने वाला कोई योग्य शासक था नहीं। उनके बाद में एक शासक बनता है, इल्तुतमिश के बाद में एक योग्य शासक बनता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। उसके बारे में कहा जाता है कि वो टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक था। गुलाम वंश का वो शासक किस प्रकार का था? टोपी सिलता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। और उसको शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो था बलबन का।
ऐसा भी माना जाता है कि बलबन ने नासिरुद्दीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, पुत्री का विवाह। और जब नासिरुद्दीन के बाद में अगला शासक बनता है बलबन, और बलबन को ये क्या करता है, खलीफा की उपाधि दे देता है। कौन? नासिरुद्दीन। ये बातें जब इंडिया हिस्ट्री आप पढ़ोगे उसमें पता चलेगी। देखो भाई, इल्तुतमिश के बाद में कोई योग्य शासक आ रहा है तो कौन आ रहा है? नासिरुद्दीन आ रहा है, गुलाम वंश का नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिनका शासनकाल मिलता है 1246 से लेकर 66 तक के समय बलबन ने, किसने? बलबन ने, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, बलबन ने रणथंबोर पर 3 बार, कितनी बार? 3 बार असफल आक्रमण किए। किस प्रकार के आक्रमण रहेंगे? असफल रहेंगे। सफल हुआ ही नहीं था, तीनों आक्रमण असफल था भाई। किसी युद्ध में भी जीत ही जाता तो सफल हो जाता, लेकिन जीता ही नहीं। असफल आक्रमण किए। और वो कौन है? 3 बार आक्रमण करने वाला बलबन है। किसके समय कर रहा है? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना, इसको अच्छे से छापना है आपको, बागभट्ट में लिखना है आपको। ठीक है, देखो बागभट्ट में लिखना है, ये भी बात उधर ही लिखनी है। अब हम देखेंगे इनके बाद के शासक। इनके बाद एक शासक होते हैं, इन्हीं के उत्तराधिकारी जेतर सिंह। ठीक है, जेतर सिंह थोड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। इनकी पत्नी थी हीरा देवी। कौन सी देवी? हीरा देवी। कौन है? इनकी रानी है, महारानी है। और इन्हीं हीरा देवी के गर्भ से उत्पन्न कौन हुए? कहने का मतलब इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न कौन हो रहे? कौन हो रहे जी? हमीर देव चौहान। हमीर हट सर्जन चरित्र, ये सारी की सारी बातें है ना, हमीर देव चौहान। हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार। हट्टी राजा था ये, प्रकार का शासक है, हट्टी शासक। इन्हीं के समय रणथंबोर का प्रथम या राजस्थान का प्रथम जल जोहर होता है, साका होता है। 11 जुलाई 1301 में साका होगा। ये हम जब पढ़ेंगे हमीर को तब हम चर्चा करेंगे। हमीर देव चौहान, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार इस प्रकार से मानते हैं कि इनके टोटल 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। और जो ये हमीरदेव चौहान है वो सबसे छोटे पुत्र थे। कैसे पुत्र? छोटे पुत्र। जबकि एक इतिहासकार हुए थे हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जी का मानना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि ये तीसरे पुत्र थे। कैसे पुत्र? तीसरे पुत्र। जबकि हरविलास शारदा का क्या मानना है कि ये सबसे बड़े पुत्र थे, और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? ये सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, 3 पुत्रों में एक पुत्र कौन है? हमीरदेव चौहान, तो क्या है? छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र। यहां तक बात समझ में आई जेतर सिंह जी के बारे में। जेतर सिंह जी के 32 वर्ष के शासन काल के लिए ऐसा माना जाता है कि 32 वर्ष के शासन काल के लिए माना क्या जाता है, ये बात सच है। जेतर सिंह जी जो पिता किनके? हमीरदेव चौहान के। हमीरदेव चौहान ने अपने ही पिता यानी जेतर सिंह जी के 32 वर्ष के शासन काल के लिए या उसकी याद में 32 खंभों की एक रणथंबोर में छतरी बनवाई। क्या बनवाई? छतरी बनवाई। उस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमीरदेव चौहान उसी छतरी में अधिकतर बैठकर प्रजा की बातें सुना करते थे और न्याय किया करते थे। आई बात समझ में? हमीरदेव चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे, ये पहले आपको ध्यान रहना चाहिए। जेतर सिंह जी के बारे में देखो, जेतर सिंह जी उत्तराधिकारी किनके हैं? उत्तराधिकारी तो जेतर सिंह जी उत्तराधिकारी है भाई साहब वाघभट्ट के। कौन से भट्ट के? वाघभट्ट के। रणथंबोर के चौहानों में एक शासक इंपोर्टेंट है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे हम अगली वाली क्लास में। गोविंद राज आपको ध्यान रखने, गोविंद राज को क्या कहा जाता है? रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है।
उनके बाद में हमने वाहलन देव चौहान को पढ़ा। वाहलन देव चौहान आपको याद रहना चाहिए, कहीं कहीं पाहलन देव चौहान भी मिलता है, पाहलन देव चौहान भी मिलता है, उनको भी आपको याद रखना है। उनके समय वो क्या करते हैं भाई, किसी भी प्रकार से दिल्ली जैसे या दिल्ली सल्तनत से जो संपर्क थे वो तोड़ दिए उन्होंने, समाप्त कर दिए। इसी में या इसी आक्रोश में आकर इल्तुतमिश 1226 में क्या करता है, आक्रमण करता है, कहां पर, रणथंबोर पर, और रणथंबोर को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, उनके बाद में जो शासक हुए थे वाघ भट्ट जी ने क्या किया, जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में जो दिल्ली सल्तनत पर ये व्यवस्था छा गई, प्रशासन मतलब एक प्रकार से गड़बड़ा गया था, उसमें क्या करते हैं वाघ भट्ट, उसी मौके का फायदा उठाते हुए रणथंबोर को पुनः अपने अधिकार में कर लेते हैं। उसी के समय या उन्हीं के समय वाघ भट्ट जी के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था। तब आक्रमण करने वाला कौन है साहब, आक्रमण करने वाला बलबन है, और बलबन ने 3 असफल आक्रमण किए थे रणथंबोर पर, तीनों में असफल रहा था। वाहलन देव के बाद में प्रहलाद भी हमने चर्चा की। वाघ भट्ट के बाद में अगर कोई चौहानों का शासक होता है तो जेतर सिंह होता है, रणथंबोर के चौहानों का शासक। जेतर सिंह जी की एक रानी थी, रानी का नाम मिलता है हीरा देवी। हीरा देवी के गर्भ से ही कौन पैदा हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, हमीरदेव चौहान हो रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे छोटे पुत्र थे। कैसे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे जेतर सिंह जी के, और टोटल कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम अगला शासक पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान, वो हम अगली वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, मेरे भाइयों बहनों, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने, हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से रणथंबोर के चौहानों से। उनके बाद में हमने ये चर्चा की कि भाई तो गोविंद राज जी है, कौन से राज जी, गोविंद राज जी 1194 में क्या करते हैं, चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पर, रणथंबोर पर, और ये दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा वाहलन देव के बारे में, और वाहलन देव के बारे में क्या देखा, इन्होंने दिल्ली सल्तनत से मुक्त होकर या अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया था, या फिर दिल्ली संपर्क से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा या संपर्क तोड़ दिए थे। ठीक है, उसी आक्रोश में आकर इल्तुतमिश ने 1226 में क्या कर देता है, रणथंबोर पर आक्रमण करता है और रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में देखा हमने वाघ भट्ट से पहले एक शासक होते हैं प्रहलाद। ठीक है, उनके बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लो आप अपने हिसाब से, मैं तो अपने हिसाब से दिखा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रहलाद जी के बारे में इतना कुछ नहीं देखना है। उनके बाद में एक इंपॉर्टेंट शासक हुए थे जिनका नाम मिलता है वाघ भट्ट, और वाघ भट्ट के समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तब रणथंबोर पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। किनके द्वारा, वाघ भट्ट जी के द्वारा। देखो नोट लगा के यहाँ पर एक बात लिखना, नोट लगाना, नोट क्या लगाना है, रणथंबोर पर पुनः अधिकार करने वाला चौहान शासक कौन है, वाघ भट्ट जी रहेंगे। ठीक है, आगे देखो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय बलबन कितने आक्रमण कर रहा है रणथंबोर पर, 3, और तीनों के तीनों कैसे हैं, असफल आक्रमण है। ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा जेतर सिंह जी के बारे में, ये वाघ भट्ट के क्या है, उत्तराधिकारी है। हीरा देवी उनकी कौन है, एक महारानी या रानी हुए थे, उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हमीरदेव चौहान। ये रणथंबोर के सबसे महान और प्रतापी शासक है। कौन, हमीरदेव चौहान, रणथंबोर के सबसे महान वे प्रतापी शासक। कैसे शासक है, महान वे प्रतापी शासक, इस बात का ध्यान रखना है। और इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जी, 3 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र कौन माने जाते हैं, हमीरदेव चौहान माने जाते हैं। हरविलास शारदा जी का मानना है कि ये सबसे मतलब बड़े हैं, जबकि सबसे छोटा मानने वाले इतिहासकार कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, हम अगली वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे हम हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। और जब हमीरदेव चौहान पूरा पढ़ लेंगे तब क्या हो जाएगा, रणथंबोर के चौहान राजवंश का इतिश्री
ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।